नमस्कार छात्रों, मैं सार्थक स्टडी चैनल एवं विद्यावती देवी पीजी कॉलेज के संयुक्त क्रम में आज शिक्षण विधियाँ पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या है, वस्तु विधि क्या है। आज की कक्षा में हम शेष प्रमुख विधियों को लेकर के आए हैं। विधियां तो कई हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से प्रयोग में लाई जा रहे हैं वर्तमान समय की पाठचर्या में और शिक्षण कार्य में, हम उन विधियों को लेकर के आए हैं। उस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली कक्षाओं में सेमेस्टर की जब आप प्रथम सेमेस्टर में हुआ करते थे, हमने आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने का एक तरीका बताया था कि ये वो कक्षा नहीं है जहाँ पर उत्तर रट करके लिखा जाए। ये वो कक्षा है जहाँ पर आप अपने चिंतन शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो वही चिंतन शक्ति यहाँ शब्दों में छुपा है, आप उसको खोज करके निकाल सकते हैं। अब हम आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि आप कहीं भ्रमण में जाते, इसको हम कह सकते हैं भ्रमण विधि भी है, लेकिन भ्रमण दूसरा शब्द हो जाता है, वो दूसरी विधि है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमण विधि भी इस विधि का हिस्सा है। कोई चीज़, दृष्टांत को हम उदाहरण विधि भी कह सकते हैं। कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रही है तो हमको उस चीज़ को समझाने के लिए उसको मूर्त रूप देना आवश्यक है। किसी अमूर्त ज्ञान को सिखाने से पहले उस ज्ञान की हमको मूर्तता साबित करनी होती है। हमको उसको पटल पर रखना होता है ताकि अधिगम आसानी से संपन्न हो सके। अगर कोई हम भूगोल का पार्ट पढ़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हम बच्चे को तब तक नहीं समझा पाएंगे उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, जब तक कि पटल पर बच्चे के सामने ग्लोब नहीं होगा। तो वो ग्लोब क्या है, वो उस टॉपिक का दृष्टांत है, चित्र है, मानचित्र है, अन्य चीज़ के उदाहरण हैं। हम जंगल पढ़ा रहे हैं, हम पारिस्थितिकी पढ़ा रहे हैं, तो उनके उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होने चाहिए। हम जीवन पढ़ा रहे हैं, हम शरीर पढ़ा रहे हैं, तो हमारी प्रयोगशाला में शरीर का एक ढांचा होगा, तब बच्चा अधिगम आसानी से कर सकेगा। दृष्टांत विधि यही है। दृष्टांत विधि का मतलब शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें हम अपने पाठचर्या को, अपने पाठ योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऐसे सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जिनकी सहायता से हम अधिगम प्रक्रिया को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। वो दृष्टांत विधि मानी जाती है। अब मेरा मानना है कि अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आप इससे जो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न बनता है आपका शार्ट, वो आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कथन एवं व्याख्यान विधि आती है। हम कहें कि आप हिंदी गद्य पढ़ा रहे हैं, हिंदी गद्य में सबसे ज़्यादा आप निबंध पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं। तो निबंध अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आप व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। एक आप संस्कृत सूक्ति पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर अनुवाद एवं व्याख्या विधि का ही प्रयोग करेंगे। आप आज की हम जो कक्षा ले रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से व्याख्या विधि ही है, लेक्चर मेथड जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इस विधि से सभी परिचित हैं। व्याख्या विधि से जो हायर एजुकेशन हमारा है वो ज़्यादातर व्याख्या विधि पर, लेक्चर मेथड पर ही आधारित है। आप बीए की कक्षा में जा रहे हैं, आप सोशलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, परिवार पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप परिवार को पढ़ाएंगे, उसकी एक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे छात्रों के सामने। उसका एक अपनी व्याख्या के माध्यम से उसका मूर्त रूप प्रस्तुत करने की, उसके दिमाग में उसका मूर्त रूप लाने की कोशिश करेंगे, वो व्याख्या विधि होगी। अगली टॉपिक आती है प्रश्नोत्तरी विधि, जिसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं। बच्चा
आपकी कक्षा को रुचि ले रहा है, आप हमारी कक्षा में रुचि ले रहे हैं या नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि हम बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछ करके ये आंकते रहें कि बच्चा कहीं कक्षा से बोर तो नहीं हो रहा है, कि बच्चे में कक्षा के प्रति कितनी जिज्ञासा है, कितनी उत्सुकता है। ये प्रश्नोत्तर विधि एक शिक्षक का प्रमुख हथियार मानी जाती है। कैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऊब रहे हैं, तो हम बच्चों को हम प्रश्न पूछ लिए, बच्चा तुरंत अगली बार मेरा नंबर हो सकता है, बच्चा उत्तर नहीं बता पाएगा, वो लज्जित होगा, उसको एक मानसिक पीड़ा होगी, काश हम दिमाग लगाए होते तो हम भी बता लेते। ऐसा नहीं कि आप उसको ऋणात्मक दंड देंगे, वो उसको पॉजिटिवनेस बढ़ाएंगे, वो प्रश्नोत्तर विधि बढ़ाती है। प्रश्नोत्तर विधि एक और कार्य करती है, प्रश्नोत्तर विधि शिक्षक का कार्य आसान करती है। जब बच्चे से आप प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछने की कला भी सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं आप यस आर नो टाइप के नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप यस आर नो टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रस्तावना की क्लास में जिक्र किया था, तो वहाँ पर कक्षा दो धड़ में बढ़ जाएगी। एक कक्षा कहेगी, एक ग्रुप कहेगा हाँ, एक ग्रुप कहेगा ना, वहाँ कोई तीसरा उत्तर नहीं होगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को पूछने से भरसक बचना चाहिए। हमें ऐसे प्रश्न कदापि नहीं पूछना चाहिए जिससे कक्षा की केवल दो ही उत्तर आएँ और बच्चे वहाँ पर तुक्का मार करके उत्तर निकालने की कोशिश करें। दो उत्तर होंगे हाँ या नहीं, आधे का सही होगा, आधे का गलत होगा, लाजमी है। तो इसलिए प्रश्नोत्तर में प्रश्नीकरण कौशल सीखना माइक्रो टीचिंग का एक पार्ट है। प्रश्नीकरण कौशल एक स्किल है, वो कौशल हम में होना चाहिए। अगली विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये कोई ज्ञान हम रट करके एक दिन दो दिन अर्जित कर सकते हैं। कोई चीज़ प्रश्नोत्तर की सहायता से 3 दिन 4 दिन अर्जित रखी जा सकती है, लेकिन आपने कोई चीज़ करके सीख ली, वो अधिगम सबसे ज़्यादा टिकाऊ इसे होता है, वो अधिगम सबसे ज़्यादा स्थायी नॉलेज माना जाता है, स्थायी ज्ञान माना जाता है। प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो या अन्य जो दार्शनिक हैं, ड्यूबी हैं, वो उन सबका तर्क है कि सबसे अच्छी विधि ये मानी जाती है। आप फिलॉसफी में प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा पढ़े होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर आग से खेल रहा है तो उस बच्चे को आग से खेलने दीजिए, वो जान जाएगा कि आग के संपर्क में आने से लोग जल जाते हैं, तो वो फिर कभी आग में नहीं आएगा। कभी कभी इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कक्षा अपने अनुशासन के स्तर से हीन भावना की ओर चली जाती है, हीनता की तरफ चली जाती है, अनुशासन कायम नहीं रख पाता। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि अगर वो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सिखा रहा है तो वो कक्षा का मॉनिटरिंग स्वयं करे और देखे कि कोई भी हमारा शिक्षार्थी वो अनुशासन के दायरे से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस विधि में छात्र सफल ही हो, कहीं पर असफल होकर के छात्र बीच में ही कक्षा को छोड़ तो नहीं रहा है। इन चीज़ों का देखना हमारा परम कर्तव्य है। तो अगर कोई बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है तो इसमें नॉलेज जो मिलेगा वो 100% सत्य है कि स्थायी मिलेगा। वो बच्चा उस नॉलेज का दूसरे व्यवहार में उपयोग भी लाएगा। इसलिए शिक्षक को देखना भी चाहिए कि बच्चे का नॉलेज सत्य है या असत्य है, बच्चे ने कहीं किसी गलत नॉलेज की खोज तो नहीं कर ली है, कोई गलत तर्क तो नहीं प्रस्तुत कर दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण विधि है वो करके विधियां सब महत्वपूर्ण हैं, सबका अपना उपयोग है। करके सीखना प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत है। इसमें शिक्षक मॉनिटरिंग करेगा, बच्चे स्वयं प्रश्न का हल निकालेंगे, यही इसका अर्थ है। उसके बाद आती है शोध विधि। इसे दूसरी भाषा में हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं, इसे हम खोज विधि भी कहते हैं, इसे हम सर्च मेथड भी कहते हैं। आर्मस्ट्रांग ने इसकी खोज की थी, पिछली कक्षा में हमने इसका जिक्र किया था, जनक बताया था। आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, मेथेन गैस पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर हालांकि प्रयोगशाला विधि दूसरी है, लेकिन वहाँ पर भी इसका प्रयोग है।
कोई आप कोई चीज़ खोज रहे हैं, कोई उदाहरण के माध्यम से आप देना चाहते हैं और बच्चा उसका हल खोजना चाहता है, उसके अंदर एक खोजी प्रवृत्ति होती है। उस खोजी प्रवृत्ति का शिक्षक का काम है कि उस बच्चे के अंदर उस खोजी प्रवृत्ति को कायम रखे। अगर बच्चे के अंदर खोजी प्रवृत्ति कायम है तो छात्र खुद उस अपने आंसर तक पहुंचने में सक्षम होगा। अगर खोजी प्रवृत्ति कायम नहीं है तो वो केवल रटने पर आधारित होगा और बाद में चल करके छात्र को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं यहीं से उदाहरण ले लूँ, आपकी कक्षा से उदाहरण ले लूँ कि ये जो हमारी कक्षा चल रही है, कुछ बच्चे इसमें से इसके ऊपर की कक्षा में जा चुके होंगे, कुछ बच्चे अपने सिलेबस को कवर विभिन्न माध्यमों की सहायता से कवर कर चुके होंगे। अन्य उदाहरण मैं लूँ, पीएचडी होती है, रिसर्च होती है। वो रिसर्च केवल साइंस में नहीं होती, हम हिंदी में करते हैं, हम सोशल में करते हैं, हम कबीर पर करते हैं, हम तुलसीदास पर करते हैं, हम केशवदास पर करते हैं, हम उनकी एक एक लाइन पर करते हैं, एक दोहे पे करते हैं, किन परिस्थितियों में ये सब लिखी गई। ये सब शोध विधि के अंतर्गत आता है। अगली विधि हमारी है प्रोजेक्ट विधि। आपने एक शब्द सुना होगा हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पनाएं कब जन्म लेती हैं? जब हमारे सामने कोई समस्या आती है। उस समस्या को हम सॉल्व करने के लिए हमारे मस्तिष्क में कई तरह के विचार आते हैं और उन विचारों के बाद कई तरीके के विचार आते हैं। उन विचारों के बाद हमारे मस्तिष्क में एक यूनिक विचार जन्म लेता है जिसको हम धरातल पर परिणित करना चाहते हैं। अब वो विचार सक्सेस होगा या असफल होगा वो बाद के बाद की बात है, लेकिन अभी हमारा काम है कि हम अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करें, एक परिकल्पना का निर्माण करें और उस परिकल्पना के निर्माण पर अपनी योजना को परिणित करें। इसी विधि को कहा गया प्रोजेक्ट विधि। इसी को दूसरा हमारा नाम कहा गया एक्शन रिसर्च, जो हमारे बीएड का एक पार्ट है। एक्शन रिसर्च हिंदी में क्रियात्मक शोध। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि बच्चा समस्या का हल खुद ढूंढता है और उसके लिए तमाम साक्ष्य एकत्रित करता है। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद वो समस्या को पहचानता है, समस्या को परिभाषित करता है और समस्या को परिभाषित करने के बाद उस समस्या के लिए अपनी परिकल्पना का निर्माण। हो सकता है पहली परिकल्पना, उसका पहला विचार असफल हो जाए, वो दूसरे विचार पर काम करता है, नहीं इस रास्ते चलेंगे तो अब सक्सेस हो सकता है दूसरा रास्ता सफल तो होते होते असफल कर दे, फिर बच्चा तीसरे रास्ते पर जाता है। तो ये प्रोजेक्ट विधि है। अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन ने कहा कि ये 1912 से 1915 के बीच खोजी गई विधि है। हेलेन पार्क्सहर्स्ट ने इसको खोजा था। डाल्टन विधि क्यों कहा गया? क्योंकि ये डाल्टन नामक स्थान पर खोजी गई थी। ये विधि हमारा कक्षा का जो शिक्षण है उसके जो दोष हैं उसको दूर करने के लिए लाई गई। इसमें प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला बनाई गई। हर विषय को प्रयोगशाला के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया गया इस विधि में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, हम अपनी भाषा पढ़ा रहे हैं, हम अपना व्याकरण पढ़ा रहे हैं, हम अपना साइंस पढ़ा रहे हैं, हम अपने गणित पढ़ा रहे हैं, तो हर विषय की एक प्रयोगशाला होगी। और उन प्रयोगशालाओं के माध्यम से, उन पुस्तकों के माध्यम से, उन चित्रों के माध्यम से, उन मानचित्रों के माध्यम से छात्र अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा। और शिक्षक क्या करेगा? बच्चे जो कार्य कर रहे हैं उसके कार्यों की जांच करेगा, उनकी सहायता करेगा और उनके कार्यों को भी बांटेगा भी कि इतने बच्चे इस कार्य को करेंगे, इस समस्या को सुलझाएंगे, इस समस्या को सुलझाएंगे। तब जाकर के बच्चा धीरे धीरे कई दिनों में अपनी समस्या को सुलझा लेता है। इसे डाल्टन मेथड कहते हैं। ये डाल्टन नामक स्थान कभी कभी टेट की परीक्षाओं में पूछा गया था। डाल्टन विधि के खोजकर्ता कौन है या डाल्टन विधि कहाँ खोजी गई थी, कब खोजी गई थी, प्रायः टेट में पूछी जाती है।
तो इसी विधि से बिनेटिका, बटेविया, डिकराली तमाम विधियां आई, वो सब डाल्टा पे ही आई। अगली विधि हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, मैं जिस पर चर्चा करना चाहता हूं और जिस पर क्वेश्चन भी बनेगा, वो बनेगा महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना। बेसिक शिक्षा योजना किसने प्रतिपादित की? महात्मा गांधी ने। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे बुनियादी नाम से भी जाना जाता है और इसे वर्धा नामक नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वर्धा नामक स्थान पर इसका विचार रखा गया था और ये परिणित हुई थी। केवल उसकी विशेषताएं मैं बताऊंगा कि इन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बच्चे जो करके सीखना है उस पर अधिक जोर दें, और यहाँ पर 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाने के लिए पाठचर्या में चित्रकला, हस्तशिल्प, बुनाई, कढ़ाई आदि जैसे विषय रखे गए। और उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो वेतन है वो छात्रों द्वारा बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री से अर्जित किया जाए। हालांकि बाद में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन ये बुनियादी शिक्षा हमारी पाठचर्या में अभी भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। महात्मा गांधी ने इसको प्रतिपादित की थी। कहाँ प्रतिपादित की थी? वर्धा में। इसे बुनियादी शिक्षा योजना और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके लिए थी? प्राथमिक शिक्षा के लिए थी, और उन्होंने मातृभाषा पर अधिक बल दिया, शिक्षार्थियों को स्वावलंबी बनाने पर अधिक बल दिया, स्वावलंबी बनाने के विषयों को पाठचर्या में शामिल करने का बल दिया। तो हमारा एक यहाँ से टास्क है कि आप इस कक्षा को देखने के बाद, मैं एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी, आप इसको हमको कमेंट में करके बताएंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।